वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ सर अब क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस की हमारी बेहतरीन तैयारी कराइए। तो मैं आपके त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2025-26 के लिए त्रैमासिक परीक्षा के सलेबस और ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये प्रश्न पत्र कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है। जो आपका क्वेश्चन बैंक जारी किया गया था ना, उसमें एक ब्लूप्रिंट था और सभी स्कूल के शिक्षक को निर्देश दिया गया था कि इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको पेपर बनाना है। तो उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर यह प्रश्न पत्र तुम्हारे सामने है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम तुम्हारे स्कूल के पेपर में देखने को मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखता है, यकीन मानो 95% पेपर आपके स्कूल का इसी प्रश्न पत्र से आना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक ही वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को कवर करते हैं। मैप भी देखेंगे कैसे भरना है और अंतिम तक बने रहेंगे। बहुत मजा आएगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में अच्छे परसेंटेज भी बनेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है, जो गति नहीं करते हैं, जो वृद्धि नहीं करते हैं, उसे अजैव कहते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य वृद्धि करता है, मत्स्य मतलब मछली वृद्धि करती है और जितने भी प्राणी जगत है सब वृद्धि करते हैं, लेकिन चट्टान कभी वृद्धि नहीं करती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, मतलब कोई भी डैम नहीं बना है इस नदी पे। तीसरा नंबर कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर लिखोगे निरंकुश शासन, ये इसका मुख्य कारण था। हमारा चौथा नंबर कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो जो रॉलेट एक्ट था वो 1919 में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बा पे टिक करना है। पांचवा नंबर कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द ब्रुसेल्स पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है हमारा इंडिया। तो इंडिया का मध्यम रैंक है, मतलब ना तो ये बहुत ऊपर है ना तो बहुत नीचे है, बीच वाली रैंक पे आता है हमारा हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती है वह डैश 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 क्षेत्र कहलाता है। तो जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है उसे कहते हैं कृषि योग्य भूमि। ठीक है, कृषि योग्य भूमि। परेशान मत होना, इन सब का आंसर भी मैं दिखाऊंगा, बाकायदे आंसर लिख के लाया हूं इस प्रकार से। तो एक एक चीज दिखा दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, पहले ध्यान से सुनते जाइए। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर की छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर होती है संथाल, मुंडा, कई सारी जनजातियां होती हैं। तो तुम संथाल एक एक लिख दो, संथाल। ठीक है, मुंडा लिख दो। कैसे याद रखोगे, बिरसा मुंडा से याद रखना। और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, तो वहां पर बिरसा मुंडा के तो नाम सुने होगे ना, वो झारखंड के ही थे, है ना। तो बस बिरसा मुंडा से याद रखना। तीसरा नंबर कह रहा है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1919 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। तो भारतीय संविधान की जितनी भी भाषाएं हैं सभी 8वीं अनुसूची में रखी गई है और वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख है। आपको पता है पहले 14 भाषा हुआ करती थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट कह रहा है पांचवा नंबर, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है। तो केरल है। केरल के सारे लोग पढ़े लिखे हैं भाई, ऑटो वाला तक आपसे इंग्लिश में बात करते मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है मधुमक्खी पालन। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। तीसरा नंबर कह रहा है कि सत्य असत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र से करते हैं। सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाला क्षेत्र करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केसर विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राज्य था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल सकती है। तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये चीज गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग क्या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है? तो यहां पर आपको असत्य करना है। सकल घरेलू उत्पाद तो ये कहलाता है कि आपके देश के भीतर एक साल में जितना भी उत्पादन हुआ है सब सकल घरेलू उत्पाद है। छठा नंबर कहता है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका तीसरा और पांचवा सही गलत है, बाकी सब कुछ सही है। आइए देखते हैं सही जोड़ी को। अच्छा, इसके पहले थोड़ी आंसर दिखा देता हूं ताकि जो तुम्हारे अंदर की खलबली है वो शांत हो जाए, नहीं तो सोचोगे आंसर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। ये देख लो एंड नेक्स्ट ये देख लो भाई, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 तक का देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव संसाधन, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है पशुधन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कई संसाधन, तो यह हवा पानी और मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 में हुआ था, बच्चे बच्चे को पता है। नेक्स्ट कहोगे महात्मा गांधी, तो ये सत्याग्रह से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहोगे नगर निगम, तो नगर निगम में महापौर होती है या होता है। नेक्स्ट कहते हैं राज्य सूची, तो राज्य सूची जो है वो कृषि मतलब कृषि कानून है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला नंबर कहता है हिमालय के कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो हिमालय के कई क्षेत्रों में अगर वन को रोकना है तो इसके लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन, और ये शुरू हुआ था उत्तराखंड से। शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। नेक्स्ट कहता है जियोसेपी मुत्सनी कौन था? तो ये इटली का एक राजनेता था, ठीक है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की है? तो नेपोलियन ने किया था बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। संघवाद क्या होता है? संघवाद का मतलब है कि स्वशासन और साझा शासन ही संघवाद कहलाता है, ठीक है। मतलब संघवाद मतलब यार साथ में मिलकर के साझा करना, सरकार बनाना। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं अधिकार क्षेत्र। और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो हमारे देश में कुल आय कितनी हुई है और कुल जनसंख्या कितनी है, इससे निकलता है प्रति व्यक्ति आय। इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स इट, यहां तक होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताओ, और अथवा में कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी की विशेषताएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहां तक एक एक चीज को देख लिया ना। अब अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेकआउट कीजिए एंड जल्दी से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। एंड आगे के अब जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर हम स्पीड में कवर करेंगे, जल्दी जल्दी। हम प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर बताएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर बताएंगे, ज़्यादा इसमें समझाने का काम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जल्दी कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो आप सब तैयार हैं? तैयार है ना? मैं शुरू करता हूं और बढ़िया खत्म भी कर दूंगा जल्दी से, पता नहीं चलेगा। तो आइए फटाफट इसको भी देख लो, इसका भी फोटो खींच लो, प्रश्न क्रमांक 5 का। चलो भाई, छठा नंबर का प्रश्न तो आपने देख लिया। अब हम इसका आंसर दिखा देते हैं फटाफट। टेक अ स्क्रीनशॉट। लो भाई, छठवां नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेड पेन इस्तेमाल कर लेता हूं। ये रहा छठवा का, अथवा इसका भी फोटो खींच लो। आगे नेक्स्ट, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? अथवा में कहता है कि पट्टी कृषि किसे कहते हैं। आइए दिखाते हैं मृदा अपरदन। ये रहा है आपके सामने एंड ये रहा है आपके सामने पट्टी कृषि। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से पट्टी बना करके खेती की जाती है, इसलिए इसे पट्टी कृषि भी कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं, और अथवा में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो ये रहा है आपके सामने आरक्षित वन किसे कहते हैं, ठीक है। इसका फोटो खींच लीजिए। एंड ये रहा है आपके सामने अठवा का अथवा, जिसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट आपका कह रहा है 9वां नंबर की यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई है, और अथवा में कह रहा है कि उदारवाद का अर्थ बताइए। तो ये रहा यूरोप में संघवाद, ठीक। एंड ये रहा आपके सामने उदारवाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 10वां नंबर की रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, और अथवा में कह रहा है कि सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। तो ये रहा है आपके सामने रॉलेट एक्ट, ठीक है। एंड ये रहा है आपके सामने सत्याग्रह, बस ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, और अथवा में कह रहा है कि साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी लिखो। तो आइए हम टिप्पणी दिखाते हैं। ये रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। एंड ये रहा साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि संघीय सरकार किसे कहते हैं, और अथवा में कह रहा है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं।
तो ये रहा है आपके सामने संघीय सरकार किसे कहते हैं, और ये रहा है आपके सामने गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य लिखो, और अथवा में कह रहा है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो ये रहा है आपके सामने संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, ये रहा, आप इसका फोटो खींच लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा है आपके सामने, इसका भी फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, और अथवा में कह रहा है कि भाषाई राज्य किसे कहते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक, इसका फोटो खींच लीजिए। एंड ये रहा आपके सामने भाषाई राज्य, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15 नंबर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, और अथवा में कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, फिर इसके लक्ष्य बताओ। तो आइए देखते हैं मानव विकास सूचकांक। ये रहा 15 नंबर का। ठीक, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा नेक्स्ट, ये रहा 15 का, अथवा शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है कि निजी क्षेत्र से क्या आशय है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा है आपके सामने निजी क्षेत्र, आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। एंड ये रहा सेवा क्षेत्र, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर की खुली बेरोजगारी का क्या अभिप्राय है, और अथवा में कह रहा है कि मनरेगा के उद्देश्य बताइए। आइए देखते हैं खुली बेरोजगारी। ये रहा है आपके सामने 17 नंबर, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा 17 का, अथवा मनरेगा, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 18 नंबर की बांगर और खादर में कोई तीन अंतर बताना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि लेटराइट मृदा की तीन विशेषताएं बताइए। तो ये रहा है आपके सामने बांगर और खादर, इधर खादर, इधर रहा बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होता है, जबकि बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होता है। ये चीज हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि वन प्राणी संरक्षण के उपाय बताना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, इसके उपाय बताइए। आइए दिखाते हैं इसका आंसर। ये रहा लेटराइट मिट्टी वाला। ठीक है, पहले ये देख लो। एंड ये रहा 19 नंबर। ठीक है, बहुत लॉन्ग आंसर है, लेकिन अपने हिसाब से पॉइंटों में लिखना। ठीक है, पॉइंट पॉइंट मेंशन कर देना बस। 19 का अथवा वाला। ठीक, इसका भी फोटो खींच लीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर कह रहा है कि जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तीन विशेषताएं बतानी है। अथवा में कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न स्तर को भी बताइए। तो आइए दिखा देते हैं। ये रहा आपके सामने, टेक का स्क्रीनशॉट। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये रहा 20वां नंबर जलोढ़ मिट्टी, आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। कंप्लीट। नेक्स्ट इसी के अथवा में कहता था मृदा परिच्छेदिका। तो ये रहा तुम्हारे सामने 20 का अथवा मृदा परिच्छेदिका, आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 21 नंबर मानचित्र भरो। मानचित्र अभी हम देखेंगे, आगे के पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अंत में समझ लेंगे मानचित्र कौन सा कहां पर स्थित है। 22वां नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक बृहद आंदोलन था, इसका व्याख्या करना है। और अथवा में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड ये रहा नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट। एंड ये रहा है आपके सामने। ठीक, कंप्लीट। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये देख लो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, खत्म। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर कह रहा है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र परस्पर एक दूसरे से कैसे निर्भर हैं, इस कथन को स्पष्ट करना है। और अथवा में कह रहा है अर्थव्यवस्था में गतिविधि रोजगार की स्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, इसकी व्याख्या करनी है। तो ये रहा है आपके सामने। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा है आपके सामने। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र ये रहा, तृतीय क्षेत्र ये रहा, आप इनका फोटो क्लिक कर लीजिए। एंड नेक्स्ट देश का अथवा। ठीक है, इसका भी फोटो ले लो भाई। चलिए यहां तक कंप्लीट होता है। अब हमें देखना है मैप। तो मैप के लिए हम भारत देश का नक्शा पहले ले आते हैं, फिर देखते हैं हमें नक्शा कैसे भरना है। तो पहले ये मैं डिलीट कर देता हूं ताकि यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब मैं लाता हूँ इंडिया का मैप, इंडिया मैप। एंड ये कोई अच्छा सा प्यारा सा मैप ले लेता हूँ। मैप यहाँ पर कई सारे आ गए हैं, ऐसा कुछ लेता हूँ ताकि तुम्हें पूरा हिंदुस्तान समझ में आए। तो ये रहा। आई थिंक हमारे एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, बढ़िया ब्लैंक पेज साइड, और थोड़ी छोटा कर लेता हूँ मैप को। ये प्रॉपर विजुअल है। चलिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और इस भारत में हम समझेंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। अब मैं पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं पेन इस्तेमाल कर लिया। 21 नंबर कह रहा है कि मानचित्र में भरो और बंदरगाह बताना है। सबसे पहला है, कहता है कि चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई कहाँ पर है भाई, चेन्नई कहाँ पर है। तो चेन्नई आपको भरना है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में है चेन्नई। तो ये रहा यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह, पहला नंबर।
दूसरा कह रहा है कांडला बंदरगाह है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है, और ये गुजरात के तट पर यहाँ पर है कांडला बंदरगाह है। तीसरा कहता है कोलकाता बंदरगाह, तो कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, एंड यहाँ पर समुद्र के तट में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, बंदरगाह जितना है ना तो बीच में मत भर देना कि यहाँ भर दें, नहीं, बंदरगाह हमेशा रहेगा तट में, बंदरगाह हमेशा रहेगा तट में, ध्यान रखना। एंड कोलकाता के तट में है कोलकाता बंदरगाह, तो ये रहा तीसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये विशाखापट्टनम यहाँ पर है, तो ये रहा है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, चौथा नंबर। दैट्स इट, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ध्यान रखना। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारत के मानचित्र में लौह इस्पात संयंत्र को दर्शाना है ना, गजब प्रश्न पूछा है। तो क्या मैं इसी में दर्शा दूं, इसे डिलीट कर दूं? मैं तो कहता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मैं हटाता हूं और फिर समझते हैं। एक काम करो, रहने देता हूं, ठीक है, अथवा वाला समझते हैं रेड पेन से। पहले कहता है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर आपका यहां पर है ऊपर, ठीक, तो ये हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट कह रहा है जमशेदपुर, थोड़ी नीचे आओगे तो टाटा जमशेदपुर मिलेगा, सॉरी झारखंड में है ये रहा दूसरा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट भिलाई, भिलाई आपका नीचे है, ये रहा है आपका तीसरा नंबर। नेक्स्ट बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो बोकारो का मैं चाहता हूँ आप भर दो यार, बोकारो का आप भर देना, ठीक है, एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक, इस प्रकार से आपको मैप भी फिल करना था। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमेशा जिंदगी में खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक कर देना यार, पूरा पूरा कंप्लीट करवाया हूँ ना, एक लाइक कर देना, और बहुत अच्छे से तुम्हें समझाने का भी प्रयास किया हूँ। वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।